श्री कृष्णा दर्शकों, आप सभी का हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही एस्ट्रोलॉजर मौजूद है जिनसे हम जिस तरीके से आज का युवा अपने भागदौड़ भरी जिंदगी में परेशान है और ना जाने कितने सवाल वो अपने जहन में लेकर के चलता है, उन सब पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है गोस्वामी बालकृष्ण व्यास। स्वागत है आपका आचार्य जी हमारे इस पॉडकास्ट में। जी जी स्वामी जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से आज का युवा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो एस्ट्रोलॉजी उसे इस डिप्रेशन से कैसे निकाल सकती है? देखिए पूजा जी, जो ज्योतिष है ना, वो एक्चुअल में जीवन का एक मैप है जिसे डिटेक्ट करके आप अपने जीवन को बहुत स्मूथ कर सकते हैं। ठीक है। और ज्योतिष का और ज्योतिषी का एक बेसिक उद्देश्य ये होता है कि मनुष्य को उसके जीवन के केंद्र से जोड़ सके। जी। ठीक है। जैसे ही मनुष्य अपने जीवन के केंद्र से जुड़कर उस पर काम करना शुरू करता है, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ उसके जीवन में नहीं होती। और संघर्ष तभी होता है जब वह अपने जीवन के केंद्र से परे चल रहा होता है या उसके अगेंस्ट काम कर रहा होता है। तो ज्योतिष इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा होता है ना कि स्वामी जी, हम देखते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी कारणवश परेशान होता है तो वाकई वो ग्रह जो होते हैं वो उस पर प्रभाव डालते हैं या सिर्फ एक दिशा मात्र दिखाते हैं? देखिए, आपका जीवन जिस दिशा में जा रहा है, ठीक है, और उस समय पर जो दशा आपकी चल रही है, तो वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं उस दशा की स्टार्ट होने से पहले ही क्रिएट कर ही देती है। जैसे जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू होगी तो बेसिक से चीज़ें आपके जीवन में जो शुरू हो जाएंगी, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, भटकाव में आ जाएंगे और आपका दिल एक जगह नहीं लगेगा। ठीक है। और जैसे ही आप उन चीज़ों को डील नहीं कर पाते तो आप डिप्रेशन में चले ही जाते हैं। तो ग्रह दिशा बदलते हैं, हमारे भाग्य बदलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी, इसी के साथ मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी आपसे कि लोग शनिदेव की 7.5 जो होती है उसको गलत मानते हैं। उन्हें लगता है कि शनिदेव यानी कि हमारे तो सारे बुरे काम जो है, बुरे समय जो है, दुख तकलीफ जितनी भी है सब तैयार हो गई है, आ गई है। कितनी सच्चाई है इस बात में? मोदी जी 2014 में गद्दी पे बैठे थे, उनकी 7.5 शुरू हुई थी। ठीक है। इस दुनिया में जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं, जब वो अपने जीवन में पीक पे होते हैं, उनकी 7.5 होती है या शनि की महादशा चल रही होती है। ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। एक्चुअल में शनि का एक बेसिक काम है आपके साथ न्याय करना। ठीक है। आप जो भी कर्म करके आए हैं उनका रिजल्ट आपको देना। अब ये पूरी तरीके से आपके कर्मों पर डिपेंड करता है कि शनि आपको कैसा रिजल्ट देगा। ठीक है। तो 7.5 बिल्कुल भी ऐसे नुकसानदायक नहीं होती अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। हाँ, ऐसा कहा जाता है ना कि शनिदेव तो वो है कि रंक से राजा बना दे, राजा से रंक बना देते हैं। बिल्कुल। और शनिदेव की एक खासियत ये है कि जब भी उनका टाइम पीरियड आपके होगा, शनि का प्रभाव आपके जीवन पे होगा, आपने सुबह कर्म किया है, शाम तक आपको रिजल्ट तैयार मिलेगा। जब आपका शनि का समय चल रहा होता है तो ये इतना फास्ट होता है। तो अच्छे कर्म कीजिए तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ज्योतिष भी मानते हैं कि कर्मों का फल मिलता है। हाँ बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। कुंडली क्या है, ज्योतिष क्या है, एक्चुअल में ईश्वर ने जैसे ही आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपके जीवन का एक मैप बना के रच के आपके साथ भेजा है। बस आपको डिटेक्ट करना होता है, इसलिए ज्योतिषियों के पास आते हैं लोग। जी। 2025 हमने देखी बहुत ज़्यादा खूनी साल रही, बहुत दुर्घटनाएं, बहुत लोगों की जान गई, मतलब बहुत ज़्यादा इस साल में त्रासदी देखी गई। युद्ध हुए और आगजनी हुई। 2026 आ रहा है, मात्र एक महीना इसमें बचा है। इस 2026 को हम ज्योतिषी के अकॉर्डिंग कैसे देख सकते हैं? ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आप युद्धों की बात कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ों की बात कर रहे हैं, गृह युद्धों की बात कर रहे हैं, देशों के आपस में टकराव की बात कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, जैसे शनि जब भी मीन राशि में होता है, ठीक है, तो युद्ध तो देखे जाते हैं जी। हाँ, लड़ाइयाँ झगड़े देखी जाती हैं, धर्मों के ऊपर लोगों में वाद विवाद देखे जाते हैं। लेकिन ये कुछ आंतरिक लोगों को बड़ा सपोर्ट करता है और जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनके लिए बड़ा ही अच्छा समय होता है और लैंड को लेकर भी काफ़ी अच्छा होता है। अगर हम भू की बात करें, ज़मीन की बात करें, तो जो हमारा रियल एस्टेट है वो बहुत तरक्की पे रहेगा, बहुत ज़्यादा अच्छी। उस पर लोग गोल्ड से ज़्यादा ज़मीन में इन्वेस्ट करना प्रेफर करेंगे। कौन सी राशि वाले जातकों के लिए ये साल बेहद अच्छा होने वाला है? देखिए, आप अगर हम जाति विशेष के लिए बात करें, है ना, व्यक्ति विशेष के लिए बात करें, तो आप ऐसे तो नहीं कह सकते कि हर राशि के लिए अच्छा ही होगा। क्योंकि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है ना, तो उसका पूरा असर इस बात पे डिपेंड होता है कि उसकी पोजीशन आपकी बर्थ चार्ट में कैसी है। तो आप कभी भी ऐसे प्रोडिक्शन नहीं कर सकते। बट मैंने देखा है इंस्टाग्राम पे, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग 2026 में कन्या राशि वालों का जो भाग्य है वो बहुत उदय बता रहे हैं। कितनी सच्चाई है इस बात में? जितने भी कन्या राशि के लोग हैं, टोटल जितने भी लोग हैं, ठीक है, इस धरा पे
उन सब ने वीडियोस देखी होंगी कि बहुत अच्छा आने वाला 26 के एंड में कहेंगे हमारी भी कन्या राशि थी, अच्छा। तो लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं रहा। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वो प्लेनेट कैसा बैठा हुआ है, आपकी प्लेनेटरी कैसी है आपकी बर्थ चार्ट में, टोटली डिपेंड इस चीज़ पे होता है। आज शादीशुदा ज़िंदगी में आप देखें कि जो लव लाइफ है वो अच्छे से नहीं चल रही है। शादी तो लोग कर लेते हैं लेकिन शादियां जल्दी टूट जाती हैं, इसके कारण क्या है? सही कुंडली मिलान ना होना, दूसरा एक प्रॉपर कुंडली मिलान होने के बावजूद कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जैसे लोगों से, ठीक है। एक तो लोग कभी भी वो पार्टनर नहीं चुन पाते जो एक्चुअल में उनकी आत्मा को पूरा करता है, ठीक है। वो अट्रैक्ट हुए, आज की तारीख में आप देख रहे हैं ना बच्चे कितने ज़्यादा अपने हिसाब से जीवन को चला रहे हैं, ठीक है। तो बस वो अट्रैक्ट हुए और उन्होंने शादी कर ली, तो दिक्कतें होंगी उसमें, ठीक है। और दूसरा जो दशाएं होती हैं, मान के चलिए राहु की दशा चल रही है, ठीक है, अंतरदशा चल रही है, तो वो छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है, उसमें शादी मत कीजिए। राहु का लंबा टाइम पीरियड चल रहा है तो उसमें जब छोटा छोटा अंतरदशा आएगा तो जो सबसे बेस्ट हो उसमें शादी कीजिए, और जिससे आपका कुंडली मैच हो रहा है, आपका नाम मैच हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप शादी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, नाम मैच का क्या सीन बिल्कुल, है? देखिए ज्योतिष में एक ना फॉर्मूला है। हाँ। मैं बीए में था, बैचलर कर रहा था ज्योतिष में, तब मैंने ये पढ़ा था। बच्चा जब जन्म लेता है तो शुरुआत के 4 साल वो अपनी माँ के कर्मों के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करता है। जी बिल्कुल। 4 से 8 पिता, फिर 8 से 12 वो कर्म भोगता है जो उसने अनजाने में कभी किए होंगे, ठीक है, जिनका उसे अंदाजा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो उसका नाम है, अब मान के चलिए आप शादी कर रहे हो तो आज की तारीख में 25, 26, 27 साल तो नॉर्मल है, कम से कम मान के चले तो 21 साल से तो ऊपर ही है। आपने जिस नाम अक्षर के साथ 21 साल बिता दिए तो उसका प्रभाव तो आपके ऊपर होगा, ठीक है। तो उनका एक पूरा मेथड है मैच करने का, और उसको मैच करने के बाद काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। अच्छा, आजकल शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल पूजा जी कुछ ऐसा ही है, देखिए। नहीं तो महाराज जी, ऐसा कुछ होता है क्या? ज्योतिष इंडिया बिल्कुल बता मानते देता हैं कि अगर आप किसी के साथ में शादी के बाद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं तो इसमें पति और पत्नी के ग्रहों में भी कोई उतार चढ़ाव आता है, कुछ गलत होता है? पूरा कैसे, आप थोड़ा दर्शकों को समझाएं। ऐसे समझिए, जो कुंडली का 11th हाउस होता है, ठीक हाँ। है, वहाँ पे मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, 7th हाउस में मंगल बैठ गया, राहु बैठ गया, या मंगल पीड़ित हुआ, राहु की दृष्टि हुई, 7th हाउस पीड़ित हो गया। कुंडली में कुछ ऐसे प्लेनेटरी पोजीशन होती हैं जैसे मंगल और शुक्र डिग्री 22 बहुत करीब आ गए, मंगल और सूर्य और शुक्र डिग्री 22 बहुत करीब आ गए, तो ये संभावनाएं होती हैं। फिर लगन भी देखनी होती है कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं, डिपेंड तो उस पर करता है कि आपकी इच्छाएं कैसी है ना। और जो आपका पार्टनर होता है उसकी भी लगन देखिए कि वो आपकी इच्छाएं पूरी कर सकता है नहीं कर सकता। तो इन बेस पे हम कहते हैं कि भैया संभल के चलना। अच्छा स्वामी जी, ऐसा होता है कि हम एक चीज़ देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी के साथ में रिलेशन बनाता है और कोई आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, कोई नास्तिक होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, ऐसे में कोई व्यक्ति किसी के साथ जुड़ता है, रिलेशन में आता है, उसके साथ में अपनी मतलब शेयरिंग करता है, तो ऐसे में ये जो एनर्जी होती है वो वाकई एक दूसरे से कनेक्ट होती है क्या? हमारी पॉजिटिव एनर्जी उनके पास जाती है और उनकी कुछ नेगेटिव एनर्जीज? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। और एक्चुअल में जो हमारा अध्यात्म है ना, अगर हम इसे ज्योतिष को बेस बना के भी ना देखें तो हमारा अध्यात्म, हमारे सनातन धर्म में शादियों की व्यवस्था ही रही, वो इसलिए ही रही थी क्योंकि जो हमारी स्किन होती है ना पूजा जी, इसके पास ना अपना दिमाग होता है, हमारी प्रत्येक सेल के पास अपना दिमाग होता है। हम जब किसी से कनेक्ट होते हैं, हम फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हम उससे सिर्फ एक कुछ देर के लिए नहीं जुड़ रहे हैं, हम जन्म जन्मांतर के लिए उससे जुड़ रहे होते हैं। यहाँ तक कि उस रिलेशन को बनाने के बाद 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब अगर आप मेल हैं तो आपकी वाइफ जब प्रेग्नेंट होंगी, या आप लेडी हैं तो आप जब प्रेग्नेंट होंगी तो उस बच्चों पर भी उसका असर होता है, क्योंकि हमारी स्किन में यादें रहती हैं। ओके। हाँ, तो एनर्जी एक्सचेंज तो बहुत बड़े मास लेवल पे होती है, तो ये ठीक नहीं होता है यूं कहें, इसलिए ये हमारे सनातन धर्म में शादी की व्यवस्था रही है शुरू से ही ना जी। हाँ, इसलिए ही हमारी संस्कृति में इस व्यवस्था को अपनाया गया है। कुंडली भविष्य बताती है या प्रवृत्ति और स्वभाव की दिशा? प्रॉपरली भविष्य बता देती है। आप स्वभाव भी देख सकते हैं, आप अपनी प्रकृति भी देख सकते हैं, आप इन तीनों चीज़ों को देख सकते हैं कुंडली से। क्योंकि जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया था ना पूजा जी, वो कहते थे कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, ठीक है। मनुष्य की प्रत्येक एनर्जी, उसकी प्रत्येक इच्छा, उसका प्रत्येक रिश्ता, उसके शरीर का प्रत्येक पार्ट, भाग, अंदर का बाहर का, उसकी आत्मा में जो भी वो चलता है, महसूस करता है, उसके दिमाग में जो चलता है, वो जिन लोगों से मिलता है, वो सब उन 12 भावों के अंतर्गत आता है। तो ये तीनों चीज़ें बड़ी आराम से डिटेक्ट हो जाती हैं कुंडली से।
कुंडली में हम माता पिता के सुख को कैसे देख सकते हैं? 4th हाउस देखिए, 10th हाउस देखिए, कुंडली में हम सूर्य और चंद्रमा देखिए। जैसे किसी का जब भी किसी को कुंडली दिखाते हैं किसी जातक की तो कहते हैं कि राजयोग है, तो वो कैसे पता चलता है? कुंडली में विशेषतः 5 राजयोग बताए गए हैं जिन्हें हम पंच महापुरुष योग कहते हैं, ठीक है? वो केंद्र से देखे जाते हैं। लेकिन मैंने एक बहुत ही विशेष राजयोग देखा है और बड़े ही कमाल के लोगों में देखा है जो मतलब हल्के-फुल्के लोग नहीं होते। 2nd हाउस और 9th हाउस, या तो वो एक्सचेंज हो जाए, या वो एक साथ युति में बैठे हों, या लगन और 9th हाउस ये एक साथ में बैठे हों, या एक्सचेंज कर लें अपने-अपने भावों को। तो ये बच्चे अद्भुत होते हैं, बहुत अद्भुत बच्चे पैदा होते हैं ये। ये कुंडलियाँ भी बहुत विशेष होती है। आज हर व्यक्ति अपनी भविष्य की चिंता में है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसका भविष्य उदय हो, बहुत अच्छा हो। जैसे कि हम भी एंकर्स हैं, हमें भी लगता है मेरी कन्या राशि है। तो जैसे मेरा ये है कि मैं बहुत आगे का सोचती हूँ। तो इसमें सोच पर डिपेंड करता है या मेरे ग्रह नक्षत्र है ये सारी चीज़ें बदलाव क्या? कन्या राशि है ना, ये एक्चुअली इसका जो लॉर्ड है, क्या वो एक कुमार ग्रह है, वो एक युवा ग्रह है, ठीक है? अब युवा का कन्या राशि वाले व्यक्ति की सोच हमेशा समझना आप, वो हमेशा ना एक युवा की तरह सोचेगा, ठीक है? वो युवाओं के बीच उठना बैठना पसंद करेगा। वो कभी भी ना ऐसे लोगों के बीच बैठना पसंद नहीं करेगा जो एकदम रिटायरमेंट वाली बात करते हैं। थोड़ा-सा ऐसी बात करते हैं कि चलो ठीक है देखा जाएगा। ऐसे लोगों के बीच उठना बैठना पसंद नहीं करते, क्यों? क्योंकि युवा ग्रह है, ये बौद्धिक स्तर पर बहुत तेज़ होते हैं, ठीक है? जैसे आप बता रही हैं कि आप मीडिया में हैं, हमें पता है एंकर हैं आप। तो शुक्र राशि वाले और बुध राशि वाले बहुत सफल होते हैं। आप जिस फ़ील्ड में हैं ये एक्चुअल में बुध राशि वाले लोगों के लिए है। तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है, और आने वाला समय भी काफ़ी ठीक मुझे लग रहा है आपका। जी। जी। स्वामी जी, प्रश्न कुंडली को भी समझना चाहूँगी मैं। पूजा जी, ज्योतिष की 6 ब्रांचेज़ हैं, ठीक है? गणित, होरा, फलित, शगुन और आपका प्रश्न शास्त्र, ठीक है? जो गणित और होरा होता है, ये आता है सिद्धांत ज्योतिष में, ठीक है? और आपका जो फलित, शगुन और प्रश्न शास्त्र होता है, ये आता है फलित ज्योतिष में। जिन लोगों के पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जिन लोगों के पास अपना टाइम कन्फर्म नहीं है, या किसी भी प्रकार का उनका ऐसा कोई क्वेश्चन है कि जिसको वो अपनी डेट ऑफ बर्थ शेयर करके उसका आंसर चाहते हैं, तो एक ना ज्योतिष का ये ब्रांच होता है और बड़ा अद्भुत ब्रांच होता है, ठीक है? ये होता है प्रश्न कुंडली। इसमें क्या होता है, इसमें जातक से कोई लेना देना नहीं होता, जातक की डेट ऑफ बर्थ से कोई लेना देना नहीं होता। जिस समय पे वो प्रश्न पूछा गया है, उस प्रश्न के समय की कुंडली बनाई जाती है। प्रश्न शास्त्र में कहा जाता है कि प्रश्न का जन्म हुआ है, अब प्रश्न की कुंडली बनाओ। तो ये स्पेसिफिक एक प्रश्न का आंसर करने के लिए हम मेथड यूज़ करते हैं, इसको प्रश्न कुंडली बोलते हैं। अच्छा स्वामी जी, क्या वैदिक ज्योतिष जो होते हैं वो ये बता सकते हैं कि कौन-सा युवा आध्यात्मिकता की हो रहे हैं, उसका किस ओर झुकाव है? ये सब भी हम कुंडली के अकॉर्डिंग बता बिल्कुल, सकते हैं? बिल्कुल। एक्चुअल में वैदिक ज्योतिष जो है वो तो पूर्णतः ही अध्यात्म है, ठीक है? आप उसको अध्यात्म ही मान के चलिए, कोई जादू नहीं है। विज्ञान है, कैलकुलेशन से और अध्यात्म है, ठीक है? बहुत सारे ऐसे योग होते हैं कुंडली में जो देख के ही बता बता देंगे कि भैया ये व्यक्ति तो बहुत ही आध्यात्मिक रहेगा। जैसे 2nd हाउस में गुरु हो, 9th हाउस में गुरु हो, या 12th में केतु बैठा हो, 5th हाउस में केतु बैठा हो, ठीक है? आपका 8th में बुध बैठा हो, गुरु बैठा हो, शुक्र बैठा हो, आध्यात्मिक लोग होते हैं। मंगल आपका 6th हाउस में बैठा हो, पास्ट लाइफ में माँ दुर्गा की बड़ी आराधना करके आया है, इस जन्म में उसको पूरी करनी है, ठीक है? आपका 5th हाउस में केतु बैठा हुआ है, पास्ट लाइफ में अघोर से जुड़ा हुआ था, शिव से जुड़ा हुआ था, इस जन्म में भी शिव से बड़ी उसका आलिंग वो रहेगा, रुचि रहेगी, खिंचाव रहेगा, शिव से जुड़ा रहेगा, ठीक है? ऐसे ही 9th हाउस होता है, प्रॉपर्ली अध्यात्म का होता है, आपके गुरु का होता है। जैसे मैं मेरी बात करूँ तो मेरे पास्ट लाइफ के बारे में आप क्या बता सकते हैं? अब वो तो मैं आपका चार्ट देख के बताऊँगा। जी, बिल्कुल। हाँ। इसके साथ में आचार्य जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तनाव में रहती है, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकर लोग होते हैं। तो ये ग्रह हमें ऐसा कौन-सा उपाय है जो ये तनाव जो है, हमारे ग्रह ठीक हो जाए, हमारा तनाव दूर हो जाए, जो आज का युवा आज के जातक कर सकते हैं? कुंडली में चंद्रमा को देखो, चंद्रमा अगर बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव है, तो भी आदमी परेशान है दिमागी तौर पे, और बहुत ज़्यादा लो है, बहुत ज़्यादा अस्त-ग्रस्त है, परेशान है, तो भी आदमी परेशान है। चंद्रमा का मैनेज रहना बहुत आवश्यक होता है, ठीक है? कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में डिप्रेशन को देख रहा है, तो दो काम करना शुरू कर दे। दिन में कम से कम 15 मिनट डेली सिर्फ आसमान को निहारना शुरू कर दे। उससे उसका राहु शांत हो जाएगा, चंद्रमा शांत हो जाएगा। पूर्णिमा के व्रत रहना शुरू कर दे। ये 2 काम, तीसरा कोई काम करना। योग करने से, तंत्र विद्या करने से, अध्यात्म से आपका दिमाग बहुत शांत होता है। इससे नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। बिल्कुल होती है जी।
और इसका कोई समय निश्चित होता है कि हमें इस समय करने पर इसके प्रभाव ज़्यादा देखे जाते हैं? कौन सा आसमान देखने वाला या आसमान देखने वाला भी और योग का जब आपकी आंखों के लिए पॉसिबल हो तब आसमान देख लीजिए, जब आपके लिए बैठ के करना पॉसिबल हो तब आप बैठ के योग कर लीजिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त को सबसे शुभ माना जाता है इस चीज़ के लिए। ऐसे में कई बार ऐसा होता है बहुत से युवा अपनी दिशा नहीं देख पाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हमारे जीवन में आगे क्या है। ऐसे में ऐसा कौन सा आध्यात्मिक अभ्यास है जो उन्हें उससे सीधा जोड़ेगा? भगवान विष्णु से जुड़िए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी अंतरात्मा के गुरु को जागृत कीजिए, छोटी सी गुरु साधना कीजिए, ठीक है, गुरु मंत्र का जाप कीजिए, इतना काफ़ी होता है। इतना मैं पक्का कह सकता हूँ कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में एक बार भी छोटी सी गुरु साधना भी की हो, ठीक है, वो जीवन में भटकता नहीं है, व्यक्ति पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसी से जुड़ी मैं बात करूंगी, आध्यात्मिकता में जुड़ने पर कोई भी चाहता को, कोई भी युवा हो, अपने करियर, अपने रिश्तों, इन सब पे एक प्रभाव डाल सकता है। एक्चुअली हम किसी चीज़ को प्रभावित तब करते हैं जब हम उस चीज़ से अटैच ना हो, ठीक है, और अध्यात्म आपको डिटैच करने के लिए ही होता है। कहीं ना कहीं आपके अंदर ही डिटैचमेंट पैदा करता है। आप जैसे ही चीज़ों से डिटैच होते हैं, आप लोग चीज़ों को डील अच्छे से करना शुरू कर देते हैं, वहीं पे काम हो जाता है। मृत्यु का भय बहुत ज़्यादा लोगों को सताता है, तो एस्ट्रोलॉजी हमारी मृत्यु भी बता सकती है? हाँ बिल्कुल। जो 12 भावों में 8th हाउस होता है, ठीक है, वो एग्जैक्टली ये जो बॉडी आपकी है ये कैसे छूटेगी, ये इस चीज़ को दिखाता है 8th हाउस। 8th हाउस में अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं, ठीक है, तो मृत्यु सुखद होगी। वहीं नेगेटिव प्लैनेट बैठे हुए हैं तो मृत्यु थोड़ी हार्ड होती है। एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि सैटर्न अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो आयु बहुत लंबी होती है, लेकिन मैंने अपना पर्सनल अनुभव ये देखा है कि जिन लोगों का 8th हाउस में सैटर्न होता है उनका बुढ़ापा बड़ा खराब होता है। बुढ़ापा तो होता है लेकिन बड़ा खराब होता है। तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए, ठीक है, लगन का और 8th हाउस का लॉर्ड एक साथ में हो, गुरु की दृष्टि पड़ जाए, अच्छी मृत्यु होती है। 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो, गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, अच्छी मृत्यु होती है। आज के युवाओं को आप देखिए, आज की जनरेशन को टेक्निकल चीज़ें तो बहुत सारी मिल रही है, भौतिक सुविधाएं बहुत मिल रही है, लेकिन सुकून नहीं है। हर एक व्यक्ति मतलब सुकून के पीछे भाग रहा है। तो ज्योतिष से कैसे देखता है, कैसे समझता है? ज्योतिष का जो इजाद किया गया था वो इसीलिए किया गया था ताकि आपको सुकून बना रहे, जी। ठीक है। जब भी हम अपने जीवन के केंद्र से भटकते हैं हमारा सुकून छिन जाता है, और मेरे हिसाब से सबसे बड़ा पाप यही है कि आपने अपना सुकून छोड़ दिया। जी। किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ कितनी भी आपके लिए प्राथमिक क्यों ना हो, कितनी भी प्राथमिक क्यों ना हो, आपका सुकून नहीं हिलना चाहिए, ठीक है। और ज्योतिष उसको बिल्कुल अच्छे से अपना उद्देश्य पूरा करता है। इस चीज़ में ज्योतिष आपको ये बता सकता है कि आपके जीवन का केंद्र क्या है, और जैसे ही आप अपने केंद्र को पकड़ते हैं, उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, बस आपके जीवन में सुकून फिर से डेवलप होना शुरू हो जाता है। ज्योतिष में आचार्य जी हम देखते हैं कि हमारी ऊर्जा को महसूस किया जाता है, हमें ऊर्जा से पहचाना जाता है, और विज्ञान हमेशा प्रैक्टिकल चीज़ों पर बिलीव करता है। तो ऐसे में ये एक दूसरे के पूरक होते हैं या? नहीं, पूरक तो नहीं है बिल्कुल ही। एक्चुअली ज्योतिष उस समय इजाद हुआ था जब मनुष्य बिल्कुल ही सुविधाओं से और आधुनिकता से दूर था, ठीक है। लोग बाहर बैठते थे और आसमान की तरफ देखते थे। वो देखते थे कि यार आसमान में ना कोई हलचल होती है, कुछ बदलता है, और उसका प्रभाव हमारे जनजीवन पे पड़ता है। छोटे से उदाहरण देता हूँ, जब भी पूर्णिमा होगी, चांद पूरी अवस्था में होगा, आपकी मानसिक स्थिति उछली हुई होगी। आप जिस स्थिति में होते हैं, आप कभी भी नोटिस कीजिए, नॉर्मली जीवन में आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए। आप अगर बहुत दुखी हैं, पूर्णिमा से 3 दिन पहले, पूर्णिमा के 3 दिन बाद और पूर्णिमा वाले दिन, ये 7 दिन आप बहुत ज़्यादा तो दुखी होंगे, और अगर आप थोड़ा खुश हैं तो इन 7 दिनों में बहुत खुश होंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से अटैच हैं तो इन दिनों में आप बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करेंगे। तो वो देखते थे कि यार ये जो तारे अलग अलग होते हैं, ये जो ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं, इनका जन जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, मनुष्यों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो ज्योतिष तब से चल रही आ रही है और आज भी चल रही है। विज्ञान बीच में आया था, साथ साथ चल रहा है। तो अलग अलग है लेकिन विज्ञान को पूरा करता है ज्योतिष, ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ। आपके जीवन के अनुभव में, आपके ज्योतिषी में ऐसा कौन सा एक अद्भुत कोई पल, कोई क्षण रहा है आपके जीवन में? मेरे अनुभव में कई ऐसे पल रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसे लोग आते हैं और जब अपनी कुंडली दिखाते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मैंने देखा कि रोने लग गए, ठीक है। तो जब वो रोते हैं तो बड़ा ऐसा दिल हमारा भी गदगद होता है उनके सामने कि यार ये क्या हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे पल रहते हैं जब भी पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो लोगों के साथ जब डील होती है तो कहीं ना कहीं हम भी लोगों से मानसिकता पे जुड़ जाते हैं।
तो बहुत सारे ऐसे अनुभव रहते हैं जीवन में ना। क्या ग्रहों का मनुष्य के दिमाग, हार्मोन्स, उनके बिहेवियर पर वास्तविक प्रभाव विज्ञान की भाषा को समझाया जा सकता है विज्ञान के प्रभाव पड़ता है। एक प्लेनेट होता है सैटर्न, ठीक है, सैटर्न ठंडा ग्रह है। जब भी यह पृथ्वी के नज़दीक होता है, ठीक है, तो बरसात के साथ बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, ठीक है। जब भी शनि ग्रह पृथ्वी के करीब होगा तो आप महसूस कीजिएगा कि आपके अंदर उदासी थोड़ी ज़्यादा होगी, मौसम थोड़ा खुश्क ज़्यादा होगा, आपकी नाक थोड़ी ज़्यादा सूखी होगी, है ना। ऐसे ही जब भी मंगल नज़दीक होगा तो पृथ्वी पे देखिएगा थोड़ी सी गर्मी बड़ी होगी, लोगों के बीच में थोड़ा सा घर्षण ज़्यादा होगा, ठीक है। आदमी थोड़ा सा गुस्से में ज़्यादा रहता है, तो ये उनके हार्मोन्स को प्रॉपरली इफेक्ट करता है, दिमाग को इफेक्ट करता है। स्वामी जी, विज्ञान एनर्जी को मानता है और ज्योतिष ओरा को। क्या दोनों एक ही कॉन्सेप्ट के अलग रूप है? ऑरा जो है और एनर्जी जो है, एनर्जी का बंडल ऑरा है, ओके। ठीक है। तो बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। तो विज्ञान और ज्योतिष हम दोनों को एक साथ लेकर के चल सकते हैं। आप ज्योतिष को एक विज्ञान ही मानिए, ज्योतिष प्रॉपरली एक विज्ञान ही है। हालांकि आज की तारीख में जो ज्योतिष को दिखाया जा रहा है और समझाया जा रहा है वो एक जादू की तरह समझाया जा रहा है, लेकिन ज्योतिष प्रॉपरली एक विज्ञान है, कैलकुलेशन है, और ये एक बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड होता है। जी। हाँ, तो इसमें कुछ भी अलग नहीं है, ये विज्ञान ही है, और विज्ञान का एक, मैं तो कहूँगा, फैला हुआ रूप है। स्वामी जी, मैं एक बात और जानना चाहूंगी, क्या पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं उनका जो फल होता है वो इस जन्म भी मिलता है? कुंडली यही दिखाती है, ठीक है। कुंडली में जो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है, वो आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही बैठे हुए हैं। जी। हाँ, तो ये प्रॉपरली है कि आपके पूर्व जन्म के जो कर्म हैं वही आपके प्लैनेट्स डिसाइड करते हैं। लेकिन हम ऐसा सुनते आते हैं कि इस जन्म के कर्मों के फल आपको इसी जन्म में भुगतने होते हैं, पूर्व जन्म या पुनर्जन्म जैसा कुछ भी नहीं है। कर्म होते हैं 3 प्रकार के, संचित कर्म, आपका सक्रिय कर्म और आपका प्रारब्ध, ठीक है। प्रारब्ध और संचित कर्म आप एक मानिए, और जो क्रियमान कर्म होते हैं वो अलग मानिए, ठीक है। तो क्रियमान जो कर्म होते हैं जो आज चल रहा है, प्रारब्ध जो आप कल नहीं भोग पाए थे आज भोगोगे, वो आपका प्रारब्ध है। तो इस जन्म में जो आप नहीं भोग पाए वो अगले जन्म के लिए आपका प्रारब्ध है, जो इस जन्म में आप भोग रहे हो वो पास्ट लाइफ का आपके लिए इस जन्म में प्रारब्ध है। हाँ, ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, और जो बुरा करते हैं वो अच्छे से अपनी लाइफ जीते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं, खुशी से जीते हैं। ये प्रारब्ध ही होता है, ये प्रॉपरली प्रारब्ध होता है। जी। हाँ, राजयोग की मैं बात करूँ तो राजयोग कब तो सक्रिय होता है और कब निष्फल हो जाता है? ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट राजयोग बना रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे ऐसे प्लेनेट होते हैं जिनका राजयोग आपके जन्म के साथ ही पैदा होता है। जब आप उस राजयोग के कारण आपका जन्म ही किसी राजा के घर में होता है तो वो भी राजयोग है। लेकिन एक उम्र आपने निकाल दी गरीबी में, अचानक से आपके पास नेम फेम और मनी आ गया, वो भी राजयोग है। ऐसे राजयोग राहु बनाता है। अब राहु के जो राजयोग होते हैं वो टाइम पे उछालते हैं, टाइम पे गिरा देते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना संभाल पाते हो। शनि के जो राजयोग है वो जीवन में बहुत लंबा चलते हैं, बहुत लंबा, इतना लंबा चलते हैं कि आपको जीवन व्यापता ही नहीं है, ठीक है। गुरु के राजयोग ऐसे होते हैं जो भैया आप, अब वो जिस भाव में बैठा हुआ है तो उस भाव से जुड़ा हुआ भी राजयोग रहता है, ठीक है। अब गुरु के राजयोग ऐसे रहते हैं कि वो आपको ऐसा ज्ञान दे देता है कि आप उस ज्ञान के ऊपर आप अपना पूरा जीवन अच्छे से यापन कर सकते हो। शुक्र राजयोग में आपको आकर्षण देता है, जो आपकी व्यवस्थाएं अच्छी कर देता है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट राजयोग बना रहा है। और वैसे विशेष फल जब किसी कोई प्लेनेट राजयोग बना रहा होता है तो उसकी दशा अंतरदशा में देखा जाता है। हाँ, और उसका अगर हो रहा, वहाँ पे फलित हो रहा हो तब भी उसका फल देखने को प्राप्त होता है। जी। स्वामी जी, कैरियर का सही चुनाव जो होता है वो किस कुंडली में किन ग्रहों और भावों से समझा जा सकता है? करियर की जब भी हम बात करेंगे, हम सबसे पहले तो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं कि जी हाँ, हमारी कुंडली में व्यापार का योग है कि नहीं, दूसरा नौकरी का योग है कि नहीं। सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं, जब भी सूर्य से आगे बुध हो, शुक्र पीछे हो, ठीक है, ये नौकरी का योग है। शुक्र आगे हो, बुध पीछे हो सूर्य से, ये प्रॉपरली व्यापार का योग है। बुध जब भी 10वें घर से, 7वें घर से, सेकंड हाउस से, 11th हाउस से कनेक्शन बना ले तो नौकरी का योग, उसका व्यापार का योग है, ठीक है। अब शनि आपका उसमें बैठा हुआ है 10th हाउस में, या 10th हाउस कैसे भी पीड़ित है और आपको व्यापार ही करना है, तो कम से कम आप जिस फील्ड में व्यापार करना चाहते हैं कम से कम 5 साल नौकरी कर लीजिए, तब आप उसमें व्यापार करने की ठानिए, जो आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी आ जाए। किस नाम के जातकों की कुंडली में सबसे ज़्यादा गुस्सा पाया जाता है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं ना कि अग्रेसिव बहुत हो जाते हैं युवा। वृश्चिक और आपका सिंह, मेष भी चल जाता है, लेकिन वृश्चिक और सिंह ये
बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, ठीक है? और सिर्फ राशि से मत देखिए, प्लैनेट की जो पोजीशन होती है वो काफ़ी डिपेंड करती है। तो नाम का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पूजा नाम है, पूजा नाम की लड़कियों को मैं डिफाइन करना चाहूंगी कि कैसी होती है, इनका नेचर कैसा होता है। देखिए, पूजा की जो राशि बनती है, ये बनती है कन्या। कन्या दुस्वभाव राशि है। इन लोगों को अपने बॉडी पे कभी भी टैटू नहीं बनवाने चाहिए। क्यों? क्योंकि एक चीज़ को ये लाइफ टाइम लेके नहीं चल सकते। इनका मन भर जाएगा उस स्थिर चीज़ से जो इनके आसपास विद्यमान ही है, ठीक है? कभी टैटू नहीं बनवाने चाहिए। कभी भी कोई ऐसा काम ना छेड़े जो इनको प्रॉपर्ली करना ही पड़ेगा लंबे टाइम तक, ठीक है? ऊपर-नीचे होता रहे मामला, हमेशा फिक्स ना रहें ये लोग। सिर्फ इतना ध्यान रखें, इनको फिक्स नहीं होना है। धीरे-धीरे ऊपर-नीचे करते रहें अपने आप को, तो इनका मानसिक स्तर ऐसे लगता है कि कुछ हो रहा है। अगर प्रॉपर्ली एक चीज़ चलती रही, फिर इनको लगता है यार कुछ हो नहीं रहा। अगर इनकी कुछ हॉबी में आ गई ना, हैबिट में आ गई कोई चीज़, फिर इनके लिए बहुत ईज़ी हो जाती है कि यार स्वभाव कैसा होता है इनका? दुःस्वभाव होता है। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है? स्थिर नहीं रह पाते, ठीक है? लेकिन कन्या राशि की खासियत ये भी है कि ये काफ़ी यंग माइंडेड लोग होते हैं, काफ़ी यंग माइंडेड लोग होते हैं और कमाल की बात है खोजें ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ये जो ना शोधकर्ता कमाल के होते हैं। जैसे इनकी प्रवृत्ति होती है कुछ ना कुछ खोजते रहने का, तो इनके हाथों से चीज़ भी ऐसी खुजती है जो काम आती है। हम्म। तो अच्छा होता है कन्या राशि का भी। स्वामी जी, तंत्रों की हम बात करें तो तंत्र जो होते हैं वो ग्रहों को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तंत्र है क्या? ठीक है? ये 3 चीज़ें होती हैं, तंत्र, यंत्र और मंत्र, ठीक है? जो जिन्होंने हमें ज्योतिष सिखाया था वो कहते थे कि जो मंत्र है, जी। देवता की आत्मा है, ठीक है? और जो यंत्र है, वह देवता का शरीर है और तंत्र क्या है? उस आत्मा और शरीर को एक कर देना ये तंत्र है, ठीक है? तो तंत्र कोई भी प्रक्रिया, वह तंत्र है। अब जो भी प्लैनेट आपको परेशान कर रहा है या आपकी कुंडली में दबा हुआ है, ठीक है? तो आप कोई हर ग्रह का अपना तांत्रिक मंत्र है। उनकी आराधना करके उनको उजागृत कर सकते हैं, उनको अपने अनुकूल कर सकते हैं। तंत्र से ग्रहों को अपने अनुकूल किया जा सकता है बहुत आराम से। ज्योतिषी को हम कैसे समझे? आपको इस फील्ड में कितना समय हो गया और आपका जो बैकग्राउंड रहा वो कैसा रहा? बैकग्राउंड तो मेरा यही है, ज्योतिष से जुड़ा हुआ, पणताई से जुड़ा हुआ। हमारा हमारा पूरा परिवार इसी इसी काम में है। ज़्यादातर अध्यापक मिलेंगे या फिर आपको ज्योतिषी करते हुए मिलेंगे या पणताई करते हुए मिलेंगे। तो मेरा तो बचपन इन्हीं चीज़ों में निकला है और मैं काफ़ी टाइम से इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ज्योतिष में पब्लिक डीलिंग में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ। अभी कई साल हो गए, मतलब क्या बताऊँ आपको इस बारे में। अच्छा, हाथों को देख कर के भी हम बता सकते हैं कि इसकी कितनी उम्र है, ये कितनी कैसे होता है वो? हस्त विज्ञान जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्योतिष से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। क्योंकि ज्योतिष में आपको बहुत सारी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन हस्त विज्ञान की तो आपको छोटी-छोटी चीज़ें पता है, तो आप बहुत ही सटीक भविष्यवाणी हस्त विज्ञान में कर सकते हैं, ठीक है? और हस्त विज्ञान जो होता है, ये भी प्रॉपरली एक विज्ञान ही होता है, ठीक है? और हस्त विज्ञान जिन्होंने मुझे ज्योतिष सिखाया था, उसमें चिन्ह होते हैं, रेखाएँ होती हैं, पर्वत होते हैं, तो उनकी गणना कर हम बहुत ही सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। कई ऐसे माता-पिता होते हैं जिनके बच्चे उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाते हैं, वो अपना भविष्य सेट नहीं कर पाते हैं। ऐसे जातकों के लिए या ऐसे माता-पिताओं के लिए कोई ऐसे उपाय जो उनके जीवन को बदल दे? एक तो आप अपने बच्चों को शुरुआत से ही, ठीक है? कुछ ना कुछ पकड़ा दो कि भैया तुझे ये करते रहना है। जैसे आपने हमारे नॉर्मल घरों में देखा होगा कि बच्चे को जन्म से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भेज देते हैं, ले चढ़ा के आ, ठीक है? अगर आप अपने बच्चों को एक दिशा देना चाहते हैं, तो कम से कम इतना कराइए कि वो सूर्योदय से पहले जग के और सूर्य नारायण को जल दे सके। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले जग रहा है, ठीक है? उसका सूर्य मजबूत रहेगा, उसके अनुकूल रहेगा। जिसका सूर्य अनुकूल है, उसके टोटल प्लैनेट जो है, कहीं न कहीं उसके पक्ष में ही हो जाएँगे धीरे-धीरे। तो सूर्य को मजबूत करना अति आवश्यक है। तो कुछ ना कर सको, अगर कुछ भी ना कर सको कि भैया हमारा बच्चा तो कुछ करता ही नहीं है पाठ पूजा का, तो कम से कम उसे सूर्योदय से पहले जगाना शुरू करो। जो लड़कियाँ मांगलिक होती है या फिर जो लड़के मांगलिक होते हैं, उनके लिए क्या किया जाए? ज़रूरी है कि मांगलिक की शादी मांगलिक से ही की जाए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो डिपेंड करता है कि आपका जो मंगल है वो कैसी अवस्था में है, ठीक है? अगर आपका मंगल अपनी ही राशियों में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, गुरु से दृष्ट है, तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है? और कोई सौम्य ग्रह जैसे बुध मंगल के साथ में युति में हो गया, शुक्र युति में हो गया, आपका गुरु युति में हो गया, गुरु की दृष्टि हो गई, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो गई, चंद्रमा बैठ गया, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अच्छा, इसी के साथ आजकल देखते हैं कि लड़कियां बहुत लेट शादी करती है,
तो इसे भी ग्रहों से जोड़ा जाता है क्या, कि भाई उसके ग्रह खराब होते हैं या ऊपर नीचे होते हैं तो उसकी वजह से उसकी शादी लेट होती है, और फिर उसके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, कुछ प्लेनेट ऐसे हैं जो आपकी शादी को डिले कर देते हैं, ठीक है? उनमें सबसे जो प्रमुख ग्रह है वो है शनि। शनि, जी। ठीक है? शनि जब भी 7th हाउस से कनेक्शन बना ले, 7th हाउस पे दृष्टिपात कर दे, या 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हो, ठीक है? या आपकी शनि की दशा चल रही हो, 7.5 चल रही हो, तो शादी डिले होती है। जी। हाँ जी। और ये भी देखा गया है कि शनि अगर 7th हाउस से कनेक्शन बना रहा है, तो यह तो शादी हो जाएगी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। मतलब जिस वक़्त आपको होश ही नहीं था, तो आपकी शादी हो गई, या होगी बहुत ज़्यादा डिले जब आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया। आपने इतनी कम उम्र में अपना इस हिसाब से इतनी अच्छी ज्योतिषी की, इतनी अच्छी पढ़ाई की, और आज एक ज्योतिष हैं आप, और बहुत अच्छा नॉलेज, बहुत अच्छा ज्ञान आपको है। आज के युवाओं को, हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष को जब भी आप अपने जीवन में भटकाव में हो, ज्योतिष को एक बार प्रयोग में लाइए। ख़ास करके वैदिक ज्योतिष को। ज्योतिष बहुत सारी और भी ज्योतिष हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वैदिक ज्योतिष जो है, वो ज्योतिष का मूल जड़ है, ठीक है? आप जब भी भटकाव में हो या आपको दिशा ना मिल रही हो, तो एक ठीक-ठाक ज्योतिष के पास जाकर अपनी कुंडली एक बार ज़रूर चेक कराएँ। और वो जो बताएँ, आपके ग्रह के अकॉर्डिंग, जो आपकी दशा चल रही है, उसके अकॉर्डिंग जो बताएँ, उसको एक बार जीवन में अपना के ज़रूर देखो। आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आज तमाम जानकारियों के लिए, और सभी जातकों को उनके उपाय बताने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। धन्यवाद।